गाइस, जिस चीज का डर था वो चीज हो चुकी है। यहाँ पे ऑफिशियली आज सेबी ने एफएनओ के ऊपर जितने भी रेगुलेशंस इतने 3-4 महीनों से डिस्कशन चल रहा था वो सारे इंप्लीमेंट कर दिए हैं। आप देख सकते हो 1 अक्टूबर की ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल सर्कुलर है फ्रॉम सेबी, और ये सारे रेगुलेशंस यहाँ पे लगने वाले हैं और ये सारी चीजें एक फेज्ड मैनर में होंगी। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या एक्चुअल में चेंज होने वाला है और कौन वो लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट दिया है दोस्तों, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला रेगुलेशन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सबसे पहले सेबी यहाँ पे क्या करने वाली है। जो अभी लॉट साइज चल रहा है इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे जो अभी 5 से 10 लाख के बीच में लॉट साइज रखा जाता है, यानी कि एक लॉट के अंदर जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, जिससे कि अभी जो एवरेज वैल्यू आए उसकी वो 15 से 20 लाख के बीच में आए, रादर देन जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क था उसमें 5 से 10 लाख के बीच में था। फॉर एग्जांपल अभी 25 का लॉट साइज है निफ्टी का, आप इसको 25,000 से मल्टीप्लाई कीजिए जहां पे मार्केट चल रही है तो आपको एक नंबर निकल करके आएगा जो कि 10-12 लाख के आसपास का है, लेकिन आगे चल करके ये 20 लाख के आसपास का होता हुआ नजर आएगा आपको। और ये सारी चीजें दोस्तों कब से इंप्लीमेंट होंगी? ये होंगी नवंबर 20 से इंप्लीमेंट। उससे पहले पहले आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन नवंबर 20 से ये चीजें रोल आउट होने वाली हैं। उसके अलावा दोस्तों और क्या चीज इंप्लीमेंट होने वाली है नवंबर 20 से, क्योंकि फेज मैनर में होने वाला है तो आगे क्या होगा वही बताऊंगा। सबसे पहले नवंबर 20 को जान लेते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद वीकली एक्सपायरी, यानी कि अब एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकता है, दो नहीं रख सकता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन ELM लगाने की बात की है स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे, ये 3-4 चीजें जो हैं ये नवंबर 20 से इंप्लीमेंट होने वाली हैं। उसके बाद 1 जनवरी से कुछ होगा, 1 फरवरी से कुछ होगा, ये छोटी मोटी चीजें आगे चल करके चलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक समरी बता दी है, इसके आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो भी चीज आई है इसका इंपैक्ट स्टॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। स्टॉक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स और भी जितने भी मिड कैप वगैरह की भी इंडेक्स आजकल ट्रेड हो रहे हैं, इन सारे के ऊपर ये सारी चीजें लगने वाली हैं। स्टॉक्स को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। उसके अलावा डेली एक्सपायरी जो अभी तो होती है, मंडे को किसी की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को किसी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को किसी की होती है, थर्सडे को निफ्टी की होती है, आपको पता ही है। तो हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है। तो यहां पे सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हर एक्सचेंज को सिर्फ एक इंडेक्स अलाउ किया जाएगा कि भाई आप एक इंडेक्स वीकली रख सकते हो। मंथली की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वीकली की बात हो रही है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो अब एनएसई के पास दो चॉइसेस हैं, निफ्टी को रखें या बैंक निफ्टी को रखें। अब वो एनएसई अपना डिसीजन बनाएगा प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके, जिससे ज्यादा रेवेन्यू आता है, जिससे ज्यादा प्रॉफिट आता है, वो सारी चीजें वो अपनी एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। वैसे ही सेंसेक्स करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू ही एक चीज नहीं होगी यहां पे बताने के लिए कि कौन सा रहना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, एक्सचेंजेस को लॉन्जेविटी भी देखनी होगी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी देखनी होगी, ये सारी चीजें देखनी होंगी। ऑल्दो एनएसई तो बिजनेस करने बैठा है तो वो सब देखेगा या नहीं देखेगा वो सारी चीजें वो ही जाने, लेकिन काफी चीजें देखने के बाद यहां पे एनएसई और बीएसई को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई निफ्टी रखें या बैंक निफ्टी रखें, सेंसेक्स रखें या बैंकेक्स रखें, किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा आज या लॉन्ग टर्म में। ये सारा डिस्कशन होने वाला है एक्सचेंजेस के अंदर। और यहां पे ऐसा होता है कि सिर्फ निफ्टी वीकली रह जाता है और बैंक निफ्टी हट जाता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शन बायर्स, ये सारे मार्केट से आउट हो जाने वाले हैं, जो कि सेबी का मकसद भी है। उसके अलावा हायर कॉन्ट्रैक्ट साइज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी 5 से 10 लाख के बीच में रहता है, आगे चल करके 20 नवंबर के बाद से 15 से 20 लाख के बीच में रहेगा, यानी कि आपका जो लॉट साइज है वो 2 टाइम्स से 3 टाइम्स हो सकता है, 25 से 50 या 75 के आसपास हो सकता है निफ्टी का। अगर निफ्टी रहता है तो, निफ्टी रहा ही नहीं दोस्तों तो फिर बैंक निफ्टी हो जाएगा। ऑल्दो निफ्टी मंथली एक्सपायरीज में तो रहेगा ही, वीकली में रहे या ना रहे। हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट, अभी हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन सी मार्जिन के बारे में बात हो रही है? तो दोस्तों ये सिर्फ बात हो रही है ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के बारे में, जो कि 2% से बढ़ाई जा रही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ वीकली एक्सपायरी वाले दिन, आप देख सकते हो वीकली हो या मंथली हो, एक्सपायरी वाले दिन जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है जिस भी तरीके से कैलकुलेट होती है वो 2% से ज्यादा लगेगी। तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा लॉट साइज के बढ़ने की वजह से। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी ऑप्शन बायर्स को। अब आप यहां पे पढ़ सकते हो कि यहां पे ऑप्शन बायर से तो प्रीमियम पहले ही ले लिया जाता है, तो ये क्या नई चीज है? अपफ्रंट कलेक्शन का क्या मतलब है? क्योंकि अपफ्रंट तो ऑप्शन बायर पहले ही दे देता है। यहां पे दोस्तों मतलब क्या है, सपोज करिए निफ्टी के एक ट्रेड में ऑप्शन बायर को 5,000 रुपए का प्रीमियम देना है, उसने ट्रेड लेते वक्त 5,000 रुपए दे दिए और फिर अब वो ट्रेड में बना हुआ है। लेकिन उसके बाद दोस्तों उसका जो लॉस है, अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो वो तो 5,000 से 10,000 का भी लॉस हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, यानी कि वो लॉस इंट्राडे में कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है
और उसके पास हो सकता है उतने पैसे ही ना हो, तो वो अपने रिस्क एपेटाइट से काफी ज्यादा खेल रहा है और यहां पे ब्रोकर के डिफॉल्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं, ब्रोकर का लॉस भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे लेवल्स पे ये गलत हो रहा है। पोजीशन लिमिट्स आप देख सकते हो, पोजीशन लिमिट्स ऑफ इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ कैप्चर्ड ऑन द एंड ऑफ एवरी डे। अभी तक एंड ऑफ एवरी डे पे कैप्चर की जाती है, लेकिन अब क्या होगा जब ये नए रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है दिन में देखा जाएगा कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आगे चल करके बढ़ाई भी जा सकती है, वो आगे चल करके तय होगा, लेकिन एटलीस्ट 4 टाइम्स तो ये होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज है, कैलेंडर स्प्रेड नो मोर। यहां पे कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट जो एक्सपायरीज पे मिलता था वो नहीं मिलेगा, जिसमें आप अगले महीने की एक्सपायरी की कोई काउंटर पोजीशन ले लेते थे। अगर सपोज करिए कॉल बाय कर रखी है या कॉल सेल कर रखी है तो अगले महीने की पुट सेल कर दी, यहां पे कॉल बाय कर रखी है तो वहां पे पुट बाय कर ली। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके एक्सपायरी वाले दिन जिस तरीके से आप वहां पे मार्जिन का बेनिफिट लेते थे वो अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपायरी वाले दिन पहले मिलेगा, एक्सपायरी से पहले मिलेगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिलेगा। और उसका कारण यही है कि जो एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट होता है वो उतना लॉजिकल नहीं होता है और दोनों में बराबर मूवमेंट नहीं होता है कि वहां पे ये बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा सेबी का कहना है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कैलेंडर स्प्रेड नो मोर, ये इंट्राडे पोजीशन लिमिट भी मेरे हिसाब से तो छोटा ही है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है एक्चुअल में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दोस्तों सबसे बड़े चेंजेस सिर्फ 2 ही हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट साइज का बढ़ना, जिससे आपकी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 गुनी हो सकती है निफ्टी के पर लॉट के लिए। और उसके अलावा यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक वीकली एक्सपायरी के लिए हट जाने वाला है। ये 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, ऑप्शन बायर्स के लिए जरूर कुछ है यहां पे कि अब आप छोटे मोटे ऑप्शंस खरीद करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं 3:30 बजे तक मालामाल हो जाऊंगा। आपको बीच में 4-5 बार पकड़ा जाएगा और आपके पास उतने पैसे होने चाहिए जितना एक्चुअल में उसका प्रीमियम उस टाइम पे चल रहा है। ये 2 पॉइंट्स जो ऑप्शन सेलर्स के लिए थे और 1 पॉइंट ऑप्शन बायर्स के लिए। सिर्फ ये समरी है इस पूरे डॉक्यूमेंट की, इन सारे रेगुलेशंस की और ये जो भी सेबी के चेंजेस आए हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चेंजेस मेजर हुए हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन सेलर्स के लिए हैं, 1 ऑप्शन बायर के लिए है। क्योंकि मैं तो एक ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए तो सिर्फ 2 ही रेलेवेंट हैं, उसमें से भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर यहां पे थोड़ा बहुत लॉट साइज बढ़ भी जाता है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर बैंक निफ्टी यहां पे वीकली एक्सपायरी से हट भी जाता है। निफ्टी हटेगा तो यस थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ऑप्शन सेलिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें वीकली एक्सपायरी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वीकली लेग हम हटा देंगे, मंथली और ईयरली से भी काम चला लेंगे। और बाई चांस निफ्टी रह जाता है, बैंक निफ्टी हट जाता है, तो हमारा वो जो चैलेंज है उसी तरीके से चलता रहेगा। और अगर लॉट साइज बढ़ जाता है तो वहां पे हम उतने का लॉट ले लेंगे, जितने का भी लॉट साइज होगा, मिनिमम 1 लॉट तो हमें लेना ही पड़ेगा, वो हम उसमें ले लेंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन सेलिंग चैलेंज उठा करके देखोगे मेरा, अगर शॉर्ट्स में जाकर के देखोगे तो वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी 50 क्वांटिटीज ले रखी हैं, यानी कि अगर यहां पे लॉट साइज बढ़ता भी है तो 50 के आसपास ही होना चाहिए एटलीस्ट इन द फर्स्ट फेज। तो दोस्तों ये है ओवरऑल एफएनओ के बारे में। काफी लोगों को लग रहा है एफएनओ ही खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और बाकी हम तो सबसे ज्यादा ट्रेड किस में करते हैं? स्टॉक्स में करते हैं, और स्टॉक्स पे तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं है।